गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम सब हर दिन मतलब किसी ना किसी तरह की सर्विस का अनुभव तो करते ही हैं। हाँ, रोज ही। कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, कभी बैंक में, या फिर फोन पर कस्टमर केयर से बात करते हुए। और कभी कभी तो अनुभव इतना शानदार होता है कि हम उसके बारे में सबको बताते हैं। और कभी इतना खराब कि दोबारा उस जगह ना जाने की कसम खा लेते हैं। बिल्कुल। पर ये तो महसूस करने वाली बात है ना? हाँ। किसी को सर्विस अच्छी लगती है, किसी को बुरी। तो फिर कंपनियां ऐसे नंबरों में कैसे नापती हैं? ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को एक तरह से सुलझाने वाले हैं, एक ऐसे मॉडल की परतों को खोलकर जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में सर्विस की क्वालिटी को परखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। आज का मकसद बहुत साफ है। हम सर्व कॉल मॉडल को समझने जा रहे हैं। सर्व कॉल, ठीक है। ये एक बहुत मशहूर तरीका है जिससे ये पता लगाया जाता है कि ग्राहक सर्विस से क्या उम्मीद कर रहे थे और असल में उन्हें मिला क्या। अच्छा, उम्मीद बनाम हकीकत। हाँ, जैसे कि आपने कहा, ये उस महसूस करने वाली बात को एक ऐसे ढांचे में डालता है जिससे मापा जा सके, जिस पर काम किया जा सके। इन दोनों के बीच का फर्क ही सर्विस की क्वालिटी की असली कहानी बताता है। और ये साफ करना जरूरी है कि हमारी ये पूरी बातचीत हमें दिए गए स्रोतों पर आधारित है। तो चलिए इस मॉडल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हाँ, और ये हमें क्या सिखा सकता है कि क्यों कुछ कंपनियां हमें वाओ कहने पर मजबूर कर देती हैं और कुछ निराश करती हैं। तो इस मॉडल का सबसे बुनियादी आइडिया क्या है? देखिए, अगर हम सारी मुश्किल बातें हटा दें तो ये असल में एक बहुत ही सरल विचार पर टिका है। अच्छा। ये बस दो चीजों की तुलना करता है। कौन सी दो चीजें? एक, ग्राहक की उम्मीदें, मतलब सर्विस शुरू होने से पहले वो क्या सोच रहे थे कि उन्हें क्या मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, उनका असल अनुभव, मतलब सर्विस के दौरान और बाद में उन्हें क्या महसूस हुआ। अच्छा, तो उम्मीद और अनुभव। बस, अगर असल प्रदर्शन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा या उससे भी बेहतर रहा तो सर्विस क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। सिंपल है। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। अगर प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा तो इसे सर्विस क्वालिटी गैप या गुणवत्ता में कमी कहते हैं। सर्विस क्वालिटी गैप। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि सर्विस कैसी थी, बल्कि ये है कि सर्विस उम्मीदों के मुकाबले कैसी थी। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसका कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर, अगर आप सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं तो आपकी उम्मीद क्या होती है? शायद बस ये कि गर्म और ताज़ा खाना मिल जाए। हाँ, बस इतना ही। अगर वहाँ खाना ठीक ठाक भी मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपकी उम्मीदें आसमान पर होती हैं, है ना? बिल्कुल। माहौल, सर्विस, खाना, सब कुछ। वहाँ अगर सूप हल्का सा भी ठंडा हुआ तो वो एक बड़ी नाकामी लगती है। हाँ, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। ये गैप वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन ये गैप आता कहाँ से? मतलब क्या ग्राहक सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देता है या अनुभव के अलग अलग हिस्सों को तौलता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रेस्टोरेंट बहुत सुंदर था लेकिन खाना आने में बहुत देर हो गई। हाँ, होता है। तो ऐसे में क्वालिटी अच्छी थी या खराब
कैसे तय करेंगे? आपने बहुत सही नस पकड़ी है, और यहीं पर ये मॉडल और भी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? ये सिर्फ ये नहीं कहता कि सर्विस अच्छी थी या खराब थी, ये इस गैप को 5 अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखता है। अच्छा, 5 हिस्से? जी, जिन्हें हम सर्विस क्वालिटी के 5 आयाम या डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि अनुभव का कौन सा हिस्सा चमका और कहाँ कमी रह गई। अच्छा, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ, और इसे और मजेदार बनाने के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए कोई अपने घर पर एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहा है। अब देखते हैं ये 5 आयाम इस प्रक्रिया में कैसे नजर आते हैं। बेहतरीन आइडिया है। तो पहला आयाम क्या है? पहला है भौतिक वस्तुएं या टैंजिबल्स। टैंजिबल्स मतलब वो सारी भौतिक चीजें जो ग्राहक देख और छू सकता है। ये सर्विस का वो हिस्सा है जो सबसे ठोस होता है ना? बिल्कुल। जैसे किसी होटल के साफ सुथरे कमरे, एक अच्छी लॉबी, या किसी अस्पताल में आधुनिक उपकरण। हाँ, हमारे ब्रॉडबैंड वाले उदाहरण में ये हो सकता है कि जो इंजीनियर कनेक्शन लगाने आया है उसकी साफ सुथरी यूनिफॉर्म, हाँ, उसके पास मौजूद आधुनिक टूल्स, और यहाँ तक कि कंपनी की वेबसाइट का डिजाइन। हाँ, वेबसाइट का डिजाइन जो इस्तेमाल करने में कितना आसान है, ये सब टैंजिबल्स है। हाँ, और यहाँ एक बात और जोड़नी चाहिए। क्या? कि आज की डिजिटल दुनिया में टैंजिबल सिर्फ भौतिक नहीं रह गए हैं। मतलब? एक कंपनी की वेबसाइट, उसका मोबाइल ऐप, उसका यूजर इंटरफेस, ये सब डिजिटल टैंजिबल्स हैं। अच्छा, ये भी टैंजिबल्स में ही आएगा? बिल्कुल। अगर कोई ऐप बार बार क्रैश होता है या उसे इस्तेमाल करना मुश्किल है, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट का दरवाजा टूटा हुआ हो। ये पहली छाप छोड़ने वाली चीजें हैं। और ये बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी वेबसाइट के डिजाइन से चिढ़ जाता हूँ तो मैं असल में उसके टैंजिबल्स पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। एक तरह से हाँ। मैंने कभी इसे इस तरह से नहीं सोचा था। चलिए दूसरे आयाम पर आते हैं। दूसरा और शायद सबसे जरूरी आयाम है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी? इसका मतलब है कि जो सर्विस देने का वादा किया गया था उसे भरोसेमंद और सटीक तरीके से पूरा करने की क्षमता। क्या कंपनी अपने वादे पर खरी उतरती है? बिल्कुल। हमारे ब्रॉडबैंड वाले उदाहरण में वादा था कि 24 घंटे में कनेक्शन लग जाएगा और 100 MBPS की स्पीड मिलेगी। ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होगा क्या कनेक्शन सच में 24 घंटे में लगा और क्या स्पीड सच में 100 MBPS के आसपास आती है, और वो भी लगातार। हाँ, वो भी लगातार। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक बार अच्छी सर्विस देना आसान हो सकता है, लेकिन हर बार हर ग्राहक के लिए उसी स्तर की सर्विस देना, वही असली विश्वसनीयता है। वही असली विश्वसनीयता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, कई बार कंपनियां भरोसेमंद होने के चक्कर में बहुत धीमी हो जाती हैं। हाँ, ये भी होता है। जैसे कोई सरकारी बैंक हो जहां काम तो हो जाएगा, ये पक्का है, मतलब रिलायबिलिटी है, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। सही उदाहरण है। तो क्या ये एक अच्छा ट्रेड ऑफ है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे तीसरे आयाम पर ले जाता है। अच्छा, और वो क्या है? जवाबदेही या रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस इसका मतलब है ग्राहकों की मदद करने की इच्छा और तेजी से सेवा देने की तत्परता। तो तेजी से सेवा देना। हाँ, आपने जो बैंक का उदाहरण दिया है वो रिलायबिलिटी में शायद अच्छा स्कोर करे, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत खराब। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिवनेस इस बारे में है कि जब आपको जरूरत हो तो कंपनी कितनी तेजी से हरकत में आती है। ब्रॉडबैंड के उदाहरण में मान लीजिए कनेक्शन लगने के 2 दिन बाद इंटरनेट चलना बंद हो गया। ठीक है। आपने शिकायत दर्ज की, कंपनी ने कितनी जल्दी आपकी कॉल का जवाब दिया, कितनी जल्दी इंजीनियर को भेजा, ये सब रिस्पॉन्सिवनेस है। अच्छा, तो इससे ग्राहक को महसूस होता है कि उसकी परवाह की जा रही है। हाँ, और उसके समय की कीमत है। तो एक तरह से रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस में एक तनाव हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। एक कंपनी जो बहुत तेजी से काम करती है, हो सकता है कि वो गलतियां ज्यादा करे, और जो बहुत सावधानी से काम करती है वो धीमी हो सकती है। सही संतुलन खोजना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अब चौथे आयाम पर आते हैं। ठीक है। जो है आश्वासन या अश्योरेंस। अश्योरेंस। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के ज्ञान, उनके विनम्र व्यवहार और उनके पेशेवर अंदाज से जुड़ा है, जिससे ग्राहक के मन में विश्वास और भरोसा पैदा होता है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ग्राहक को सुरक्षित महसूस कराने के बारे में है। सुरक्षित महसूस कराना। हमारे ब्रॉडबैंड वाले उदाहरण में जब इंजीनियर घर आता है तो क्या वो आत्मविश्वास से भरा लगता है? क्या वो आपके सवालों का जवाब ठीक से दे पा रहा है? क्या उसके बात करने के तरीके से आपको भरोसा हो रहा है कि वो अपना काम जानता है?
हाँ, कि सब कुछ ठीक से करके जाएगा। बस ये विश्वास पैदा करने की क्षमता ही एश्योरेंस है। जैसे एक डॉक्टर की डिग्री या एक पायलट की यूनिफॉर्म, ये सब एश्योरेंस के ही प्रतीक हैं। और मुझे लगता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में ये आयाम बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा। जैसे हेल्थ केयर या एयरलाइंस। बिल्कुल सही। वहां आपको तेजी या अच्छी बिल्डिंग से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं या नहीं। आपने एकदम सही कहा। हर इंडस्ट्री में इन आयामों का वजन अलग अलग हो सकता है। और यही हमें 5वें और आखिरी आयाम पर लाता है। वो क्या है? सहानुभूति या एम्पैथी। इसका मतलब है हर ग्राहक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना और उसकी जरूरतों को समझना। ये सर्विस को एक मशीन की तरह चलाने के बजाय उसमें एक मानवीय स्पर्श जोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे ब्रॉडबैंड वाले उदाहरण में ये कैसा दिखेगा? अच्छा सवाल है। मान लीजिए आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं और बताते हैं कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और आपको घर से काम करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। एक स्क्रिप्ट पढ़ने वाला एजेंट शायद कहेगा, सर हमारी टीम 24 घंटे में आएगी। जो अक्सर होता है। लेकिन एक सहानुभूति रखने वाला एजेंट कहेगा, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी परेशानी हो रही होगी, खासकर जब आपको घर से काम करना है। मैं देखती हूँ कि क्या मैं आपकी रिक्वेस्ट को प्राथमिकता पर डलवा सकती हूँ। अच्छा, तो ये फर्क है। ये समझने की कोशिश करना कि ग्राहक क्या महसूस कर रहा है और उसकी विशेष जरूरतों के हिसाब से सेवा को ढालना। हाँ, यही एम्पैथी है। ये ग्राहक को महसूस कराता है कि वो सिर्फ एक टिकट नंबर नहीं बल्कि एक इंसान है। तो ये 5 आयाम हैं: टैंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी। जी, ये ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन कोई कंपनी इसे असल में इस्तेमाल कैसे करती है? ये सुनने में काफी एकेडमिक लगता है। क्या एक छोटा दुकानदार भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? जरूर कर सकता है, भले ही वो बड़े सर्वे ना करे। अच्छा। प्रक्रिया का मूल सिद्धांत वही रहता है। पहला कदम, ग्राहक आपकी दुकान पर आने से पहले ही कुछ उम्मीदें बना लेता है। हाँ, दोस्तों से सुनकर, विज्ञापन देखकर। बिल्कुल। दूसरा कदम, वो असल सर्विस का अनुभव करता है। ठीक। तीसरा कदम, वो अपने अनुभव की तुलना अपनी उम्मीदों से करता है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, उनके बीच का अंतर ही क्वालिटी तय करता है। ठीक। बड़ी कंपनियां इसे सर्विस से मापती हैं। वो हर आयाम पर 2 तरह के सवाल पूछती हैं। कैसे सवाल? पहला, एक बेहतरीन ब्रॉडबैंड कंपनी में क्या होना चाहिए, ये हुई उम्मीद। और दूसरा, हमारी कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया, ये हुआ अनुभव। अच्छा, और फिर वो गैप का विश्लेषण करते हैं हर आयाम पर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे सिर्फ ये पता नहीं चलता कि सर्विस खराब है, बल्कि ये भी पता चलता है कि कमी कहाँ है। बिल्कुल। हो सकता है किसी कंपनी की वेबसाइट यानी टैंजिबल्स बहुत अच्छी हो, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करती। मतलब रिलायबिलिटी में कमी है। हाँ, या शायद उनके कर्मचारी बहुत ज्ञानी हैं, मतलब एश्योरेंस है, लेकिन उनमें ग्राहकों के लिए एम्पैथी की कमी है। सही। ठीक, यही बात है। ये मॉडल कंपनियों को एक रोड मैप देता है। उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और छोटे दुकानदार के बारे में क्या? जैसा कि आपने पूछा, एक छोटा दुकानदार भी इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? वो ग्राहकों से सीधे बात करके पूछ सकता है, हमारे यहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लगा और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और वो इन 5 आयामों को ध्यान में रखकर फीडबैक को समझ सकता है। अच्छा, जैसे क्या लोग दुकान की साफ सफाई की तारीफ कर रहे हैं? हाँ, वो हो गया टैंजिबल्स। क्या वो इस बात से खुश है कि उन्हें हमेशा ताज़ा सामान मिलता है? ये हो गई रिलायबिलिटी। या वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भीड़ होने पर मदद के लिए कोई नहीं होता? रिस्पॉन्सिवनेस। बिल्कुल। लेकिन इस मॉडल की कुछ आलोचना भी तो होती होगी। क्या ये एकदम परफेक्ट है? नहीं, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता और इसकी भी आलोचना होती है। जैसे? एक बड़ी आलोचना ये है कि ग्राहकों की उम्मीदों को मापना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि कई बार ग्राहक को खुद नहीं पता होता कि वो क्या उम्मीद कर रहा है, जब तक कि उसे एक बहुत अच्छा या बहुत खराब अनुभव न मिल जाए। ये भी सही है। कुछ आलोचक कहते हैं कि सिर्फ असल प्रदर्शन यानी परसेप्शन को ही मापना काफी है। अच्छा। और इसी सोच पर सर्व पर्फ जैसा एक वैकल्पिक मॉडल भी बना है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद सर्व कॉल इतना प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि ये कंपनियों को लगातार ग्राहक की उम्मीदों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो कि किसी भी सर्विस बिजनेस का केंद्र होना चाहिए। तो आज हमने सर्व कॉल मॉडल को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि उसकी गहराई को भी टटोला। हमने इसके 5 आयामों, भौतिक वस्तुएं, विश्वसनीयता, जवाबदेही, आश्वासन और सहानुभूति
को एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ देखा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये सीखी कि सर्विस की क्वालिटी एक निरपेक्ष चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमेशा उम्मीदों और असल अनुभव के बीच के रिश्ते पर टिकी होती है। अब अगली बार जब कोई किसी सर्विस का अनुभव करेगा, चाहे वो किसी कैफे में हो या किसी सरकारी दफ्तर में, तो उसके पास ये विश्लेषण करने का एक ढांचा होगा कि उसे वैसा क्यों महसूस हुआ। वो सोच सकता है कि क्या ये भरोसे की कमी थी, मतलब रिलायबिलिटी, या कर्मचारियों के रूखे व्यवहार, मतलब एम्पैथी की वजह से था, या फिर जगह ही साफ सुथरी नहीं थी, टैंजिबल्स। बिल्कुल। ये हमें एक ज्यादा जागरूक ग्राहक बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक विचार है जो हमारे स्रोतों से ही निकल कर आता है। बताइए। हमने बात की कि ग्राहक की उम्मीदें सर्विस लेने से पहले बनती हैं। हाँ, पहले बनती हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, किसी कंपनी की सर्विस क्वालिटी का कितना हिस्सा उसकी अपनी मार्केटिंग और विज्ञापनों से तय होता है, इससे पहले कि ग्राहक दरवाजे के अंदर कदम भी रखे। हाँ, अगर एक कंपनी बहुत बड़े बड़े वादे करती है तो क्या वो अनजाने में अपनी ही सर्विस क्वालिटी को खतरे में डाल रही है, क्योंकि उसने उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। तो क्या कोई कंपनी अपनी असल सर्विस में मामूली सुधार करके, लेकिन ग्राहकों की उम्मीदों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके, मतलब यथार्थवादी वादे करके और उन्हें पूरा करके, हाँ, क्या वो अपनी सर्विस क्वालिटी का स्कोर कहीं ज्यादा सुधार सकती है?